हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं साइंस घटना चक्र का टेस्ट नंबर 4 और 4 का टेस्ट ये पार्ट ए रहेगा। ठीक है, पार्ट ए में 75 क्वेश्चन हम कराते हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन कराते हैं। इस तरह से पूरे आपके 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। पार्ट ए में 75 और पार्ट बी में 75। ठीक है, जिससे लंबा वीडियो भी नहीं बनता और आराम से आप कम समय में टेस्ट को सॉल्व भी कर पाते हैं। ठीक है, ये है टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर ए है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा। टेस्ट लगाने से आपने देखा आर में बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ था। ठीक है, काफ़ी जो हुआ ना हुआ एक अलग बात है, वो वो डिपेंड आयोग पर करता है कि उसने कितने नंबर डिलीट किए हैं। लेकिन अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं आपका क्विक रिवीजन तो होता ही है, फटाफट का रिवीजन तो होता है। ठीक है, और सभी आप जो पैरामीटर नहीं टेस्ट कर पाते हैं वो टेस्ट में आप कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, लास्ट तक बने रहें। ठीक है, ये यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। साइंस जो घटना चक्र का आया है टेस्ट, इस बार बहुत अच्छा टेस्ट आया है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये देख लीजिए सेम हुबहू पैटर्न कैसा है, जैसा कि आप एग्जाम हॉल जैसा आपको अनुभव हो इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा देते हैं, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द मेजर डिस्कसिंग फीचर बिटवीन आस्तिका एंड नास्तिका स्कूल फिलोसफी इन इंडिया। ठीक है, स्कूल्स एंड फिलोसफीज इन इंडिया। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द मेजर distinguishing feature between Astika and Nastika school and philosophies in India। फर्स्ट ऑप्शन ए है faith in the existence of God। ऑप्शन बी है belief in the theory of rebirth। ऑप्शन सी है acceptance of the authority of the Vedas। ठीक है, ऑप्शन डी है belief in the existence of the heaven and hell। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों दर्शनों में कौन सा प्रमुख विभेदक लक्षण है। ऑप्शन ए है ईश्वरीय सत्ता में आस्था। ऑप्शन बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था। ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन डी है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फटाफट बताइए। अच्छा क्या हो जाएगा, होगा कि वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का नंबर का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका टाइम जाया ना हो और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट आप कर पाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। ठीक है, हु इज रेफर्ड टू एज अ प्रच्छन्न बौद्ध। ठीक है, किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी पतंजलि। किसको कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध, इसे कहा जाता है शंकर को। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक्चुअली बच्चे ठीक है, उसको हम थोड़ा और जूम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा जूम करने का और ठीक है, आ गया। ये प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, शंकर को कहा जाता है। ठीक है, ना कि कपिल, ना रामानुज, ना पतंजलि को। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, नहीं ए हो गया। ठीक है, सॉरी ए हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, फर्स्ट है विक्रम संवत 58 ईस्वी ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ठीक है, विक्रम संवत बिगन इन 58 BCE। ठीक है, सेकंड है शक संवत बिगन इन 78 CE। ऑप्शन थर्ड में दिया गया, स्टेटमेंट थर्ड में दिया गया है गुप्ता इरा बिगन इन 319 CE। ठीक है, फोर्थ है स्टेटमेंट द इरा ऑफ द कंसोलिडेटेड मुस्लिम रूल्स इन इंडिया बिगन इन 1152 CE डिफीट अ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गौरी। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट है स्टेटमेंट विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। सेकंड है स्टेटमेंट है शक संवत 78 ईस्वी से
आरंभ हुआ। और थर्ड स्टेटमेंट है गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। और फोर्थ है भारत में मुसलमान सुदृढ़ शासन का युग सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार से शुरू हुआ। आपको बताना इन स्टेटमेंट में कौन से सही होंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन से इसमें सही होंगे, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व जो हुआ आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। शक संवत भी 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये भी सही है। और गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर अपना हो जाएगा 1, 2 एवं 3, यानी कि 1, 2 एंड 3, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, याद रखिएगा एक बार आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ में, क्योंकि कुछ चीजें आप नहीं याद कर पाते, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, ठीक है। रिवीजन आप कितना ही करेंगे, लेकिन अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो रहा है एक साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाराबर गुफाएं बिहार के शासन से संबंधित है, ठीक है। द बाराबर केव्स बिहार में है जो आर एसोसिएटेड विद विच रूलर, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। किससे संबंधित है, ये हैं सम्राट अशोक से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, कुछ जो ये बता ही दिया है, गुफाएं बराबर गुफाएं हैं, ये बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मिट्टी बर्तन, ठीक है, मिट्टी बर्तन संस्कृतियों यानी पॉटरी कल्चर्स का सही कालानुक्रम यानी प्राचीन से उत्तरकालीन चुनिए, ठीक है। क्या करना है, सिक्वेंस, जो पोट्री का सिक्वेंस है कल्चर इंडिया का एंशियंट से लेटर तक आपको इसका कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर भारत कृष्ण चूर्णित मृदभांड NBP, चित्रदूषण मृदभांड PGW, गेरुआ रचित मृदभांड OCP। इस तरह से A, B, C, D सभी में दिया हुआ है। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा गेरुआ रचित मृदभांड, ठीक है, गेरुआ रचित मृदभांड OCP, ठीक है। और चित्रदूषण मृदभांड उत्तर भारतीय कृष्ण, ये सारे हैं गेरुआ यानी कि गेरुआ कलर का रचित मृदभांड में होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। चित्रदूषण मृदभांड होते हैं, ये भी मिट्टी के बर्तन है। और कृष्ण दूषण जो काले कलर के होते हैं वो ये भी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, फटाफट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को, ठीक है, सूची फर्स्ट को इससे करें तो ज्यादा जूम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सूची फर्स्ट को कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चे, हाँ हाँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। मैच लिस्ट टेस्ट विथ टेस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। एक तरफ टेस्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ ऑथर्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको मिलाना है, उसके बाद आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन ए में खुलाशत उत तवारीख, ठीक है। ऑप्शन बी में है लुब्ध उत तवारीख, ऑप्शन सी में फुतुहात आलमगीरी, ऑप्शन डी में नुक्शा ए दिलकुशा, ठीक है, नुक्शा ए दिलकुशा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, ठीक है। इसमें जो पहले आता है वो कर लेते हैं, ठीक। हमें आता है फुतुहात ए आलमगीरी, ये इस किसकी है, लेखक है इसके ईश्वर दास नागर, ठीक है। ईश्वर दास देख लेते हैं, सी का 2 कहाँ पे होगा, ठीक है, सी का 2, ठीक है। इससे तो एक ही से निकल आया, ठीक है, एक से ही निकल आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है, ए का अब आपको देखने के लिए बता देते हैं, ठीक है, समझने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। ए का 4 इनकी खुलासत उत तवारीख है, ये किसके द्वारा है, इसके लेखक कौन है, सुजान राय भंडारी खत्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। बी का 3 आपको बता ही दिया था, फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर की है। सी का देखेंगे, नहीं, फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर की है। और बी का देखेंगे लुब्ध उत तवारीख, लुब्ध उत तवारीख है राय बृंद बृंदा की, ठीक है, राय बृंद बृंदा की। लास्ट में आती है डी का नुक्शा ए दिलकुशा, ये है भीमसेन बुरहानपुरी की, ठीक है, भीमसेन बुरहानपुरी की, ठीक है। खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी, लुब्ध उत तवारीख राय बृंद बृंदा और फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर की, नुक्शा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी की है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है, कथन किस मध्यकालीन शासन से
शासक से संबंधित है, ठीक है। आई वुड हैव लॉस्ट माई एम्पायर फॉर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, दिस स्टेटमेंट इज अट्रीब्यूटेड टू विच मेडिवल रूलर, ठीक है। किसका है मेडिवल रूलर, किसका है ये? अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी में शेर शाह है, ऑप्शन डी में औरंगजेब, ठीक है। किसका ये स्टेटमेंट है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए किसका स्टेटमेंट है। ये है शेर शाह सूरी, शेर शाह का है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत ने किस शासक को नवीन सिकंदर, ठीक है, नवीन, इसमें लिखा नवीन सिकंदर ईशानी सेकंड अलेक्जेंडर कहा है, ठीक है। किसे कहा गया है, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज कॉल्ड सिकंदर ईशानी सेकंड अलेक्जेंडर, किसे कहा गया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। किसको कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ये कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट करेंगे क्योंकि 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने हमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, ठीक है। आइए उसको सम्मिलित कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले देख लेते हैं। रंपा विद्रोह है, पाबना किसान आंदोलन है, रंपा रिबेलियन है, पाबना किसान आंदोलन है, बंगाल नील विद्रोह है, बंगाल इंडिगो रिवोल्ट है, जयंतिया विद्रोह है, जयंतिया रिबेलियन है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा होगा। ठीक है, मिला लेते हैं इसको पहले हम एकाई पर देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है जो नील विद्रोह था, ठीक है, ये 8057 जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद हुआ था, ठीक है। 8057 के रिवोल्ट के बाद हुआ था, तो ये सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सी का फर्स्ट हो गया, लेकिन यहाँ सी का फर्स्ट 2 जगह में दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा अगर मैच होगा। पाबना विद्रोह और है, पाबना विद्रोह ये कब हुआ था? पाबना विद्रोह हुआ था, पाबना रिवोल्ट हुआ था ये, ठीक है, 1873 से 76, ठीक है। बी का 4 है, ठीक है। आंसर यहाँ निकल आया, ठीक है। ये बी आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कब हुआ है। रंपा विद्रोह हुआ 1879 से 81, ठीक है। 1879 से 80 तक, 1879 से 80 के बीच में हुआ रंपा विद्रोह। पाबना किसान आंदोलन हुआ 1873 से 76, और बंगाल नील विद्रोह जो हुआ है, इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ है, वो है 1859 से 60, और जयंतिया विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है 1860 से 63, ठीक है। 1860 से 63। इस तरह से मैच पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, वो हमेशा ईयर दे के हमेशा मिला लेता है, ठीक है। हमेशा पूछ लेता है ईयर, ठीक है। जिसको ईयर एक्चुअली अपने को तो ईयर करने में, देखिए जो ये होते हैं जिनमें ईयर मिलाने होते हैं, ठीक है, जिनमें साल मिलाने होते हैं, उसमें सबसे होता है कि आपको कौन सा आ रहा है। 1-2 आ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन आपको बन जाता है, कई बार नहीं बनते लेकिन मोस्टली बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। देख लीजिए, हम सी लिख रहे हैं, बी आंसर है बच्चे, ठीक है। बोलते कुछ लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन बी है राइट आंसर, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है 9th का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। प्रथम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंध है आपको बताना है, किससे संबंध है, ठीक है। इट डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन द शो कॉल्ड फर्स्ट नेशन वॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। दिस व्यू इज अट्रीब्यूट टू, ठीक है, किसका है ये? दिस व्यू इज अट्रीब्यूटेड टू R.C. मजमूदार, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी रॉबर्ट्स, ऑप्शन डी कुपलैंड, ठीक है। किसका ये कथन था आपको बताना था, किसका था? R.C. मजूमदार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उससे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। मैच द 19th सेंचुरी पीसेंट ट्राइबल रिवोल्ट विथ देयर रीजन, ठीक है। एक तरफ रिवोल्ट दिए गए, दूसरी तरफ उसके रीजन दिए गए हैं। इनको पहले हम सुमेलित कर लेते हैं, तभी जाके हमारे आंसर इससे निकलेंगे, ठीक है।
पहले हम सम्मिलित करेंगे तभी जाके इससे आंसर निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को आइए सम्मिलित कर लेते हैं। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पाबना कृषक आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, कुकी रिवोल्ट, कुका रिवोल्ट, पाबना पीसेंट रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, इनको मिलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुकी जो विद्रोह है इनकी रीजन क्षेत्र कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ठीक है, जो कुका विद्रोह था जिसमें कुका ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, ये पंजाब में हुआ था, इतना सभी जानते हैं। जो कुकी विद्रोह था, रिवोल्ट था, ये हुआ था त्रिपुरा में। ठीक है, कुकी विद्रोह था ये त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, और पाबना कृषक विद्रोह ये बंगाल में था। पाबना कहाँ पे? बंगाल में। और बिरसा मुंडा सभी जानते हैं बिहार से संबंधित है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। ए का 4 है, ए का 4 है, बी का फर्स्ट है। ए का 4, बी का फर्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे है। ये इसमें भी है। फिर उसके बाद देख ले सी का 2 है और डी का 3rd है। सी का 2 है, डी का 3rd है। आंसर 11 का क्या हो जाएगा हमारा? 1 मिनट हम लाइट जला देते हैं बच्चे, हमारे यहाँ लाइट गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बता रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर है डी। ए का 4 है, बी का फर्स्ट है। ठीक है, सी का 2 है और डी का 3 है। ठीक है, 11 का है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2, डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते क्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट जो वर्ष दिए गए, सूची सेकंड में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास से सुमिलित करना और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट ईयर विथ लिस्ट सेकंड डेवलपमेंट इन कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। ठीक है, आपको देखना है, एक तरफ ईयर है सारे, एक तरफ उससे जो शिक्षा के लिए विकास हुआ है उससे संबंधित फैक्ट है। ठीक है, उसे आपको मिलाना है। आइए देख मिला लेते हैं कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आइए मिला लेते हैं पहले। हाँ, ठीक है, 1854 ईस्वी में, यानी कि 1854 में क्या था? ये था शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ठीक है, शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। ठीक है, 1882 में हुआ था हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग आया था। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग। और 1904 में था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। और 1917 में था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, अब मिला लेते हैं क्या हो जाएगा? 1342 होगा, वहीं 1342। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है पूना पैक्ट के बारे में। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पूना पैक्ट 1932। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचिका समाप्त की और प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटें तथा केंद्रीय विधानसभा में 18 सीटें आरक्षित की। ठीक है, सेकंड है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों को दोहरा मत यानी डबल वोट का अधिकार मिला। थर्ड है, पूना पैक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 में आरक्षण प्रावधानों का आधार माना जाता है। सही विकल्प आपको चुनना है, ऑप्शन ए और बी और सी और डी में कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्या था? इट अबॉलिश्ड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व 71 प्रोविंशियल सीट्स एंड 18 सेंट्रल असेंबली सीट्स। ठीक है, सेकंड है, शेड्यूल कास्ट गॉट डबल वोट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। थर्ड है, पूना पैक्ट इज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी देख लेते हैं। पूना पैक्ट पृथक निर्वाचिका समाप्ति की प्रांतीय विधानसभा में 71 सीटें तथा केंद्रीय विधानसभा में 18 सीटें आरक्षित की गई, ये गलत है। ठीक है, नहीं की गई थी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों को दोहरा मत डबल वोट का अधिकार मिला नहीं। ठीक है, डबल वोट का अधिकार नहीं मिला। थर्ड है, पूना पैक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में आरक्षण प्रावधानों का आधार माना जाता है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। पूना पैक्ट इज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल 3 सही होगा। ठीक है, केवल 3 सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। केवल 3 सही है। ठीक है, केवल 3 सही है यहाँ पे है। हाँ ठीक है, ओनली डी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 प्लेड द सेम रोल इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एज। ठीक है, ऑप्शन ए है रोल ऑफ द डांडी मार्च इन नियरेस्ट मूवमेंट। ठीक है, रोल ऑफ द डांडी मार्च इज पीसेंट मूवमेंट्स। ऑप्शन बी है रोल ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन सी है लाहौर सेशन 1929 इन द डिक्लेरेशन पूर्ण स्वराज मूवमेंट। ठीक है, पूर्ण स्वराज मूवमेंट होता है उसे पूर्ण स्वराज मूवमेंट। ऑप्शन डी है रोल ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या था? रोल ऑफ जलियांवाला बाग मैसकर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बताइए आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन 1928 की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वैसी ही थी जैसे कि ऑप्शन है दांडी मार्च की भूमिका भारतीय किसान आंदोलन में। ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग कांड की भूमिका असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन 1929 की भूमिका पूर्ण स्वराज घोषणा में। ऑप्शन डी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में। बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका? किसी के जैसी सेम ये सिचुएशन थी, आपको ये बताना थी। इसकी परिस्थिति सेम थी, किसके जैसी थी सेम, ये आपको बताना। ठीक है, आगे एक्चुअली हमारे यहाँ पे लाइट भी। ठीक है, सेम परिस्थिति किसके जैसी थी आपको ये बताना। ठीक है क्या था ये? जलियांवाला बाग कांड की भूमिका असहयोग आंदोलन में। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड की भूमिका असहयोग आंदोलन में सेम साइमन कमीशन की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वैसी ही थी। ठीक है, क्या था? रोल ऑफ द जलियांवाला बाग मैसकर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है सही कालानुक्रम क्रम चुनिए। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। पहला हिमालय पर्वत का निर्माण, सेकंड है डेक्कन ट्रैम्प का निर्माण, थर्ड है पश्चिमी घाट का उत्क्षेपण और फोर्थ में है इंडो गैंगटिक मैदान का निर्माण। ठीक है, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स, थर्ड है अपलिफ्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन। बताइए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। ठीक है, तो सेकंड पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे पश्चिमी घाट का अपलिफ्ट हुआ था, अपलिफ्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अपलिफ्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये हुआ था, ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, ये फर्स्ट आ जाएगा। देन उसके बाद ये तो आपको पता है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन होगा उसके बाद ही इंडो गैंगटिक मैदान का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि जो हिमालय से निकलने वाली नदी है गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन ये गंगा तो निकलती नहीं, इनके बाद से ही प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्लेन्स का निर्माण हुआ है, तो फिर पहले फॉर्मेशन हिमालय का होना जरूरी होगा। ठीक है, तो 2, 3 फिर 1, फिर लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, इंडो गैंगटिक मैदान का निर्माण। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे है। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले किसका हुआ है निर्माण? सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है डेक्कन ट्रैम्प का निर्माण, थर्ड में पश्चिमी घाट का उत्प्रेक्षण यानी कि अपलिफ्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, फर्स्ट है हिमालय पर्वत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, फोर्थ है इंडो गैंगटिक मैदान का निर्माण। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को अभिज्ञता नहीं, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इनके असरसन रीजन का क्वेश्चन है। असरसन ए है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कारण आर है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। सही कूट का चयन करना, आपको ABCD में कौन सा सही बताना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, one labeled as assertion and second other reason are. Assertion A है Agra and Darjeeling are located on the same latitude. However, in January the temperature of Agra, ठीक है, however in January the temperature of Agra is about 16 degree centigrade while that Darjeeling is about 4 degree centigrade. Reason R है
टेम्परेचर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू रेयर फील्ड एयर माउंटेन्स रीजन आर कोल्ड देन प्लेन्स। ठीक है, आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ए करेक्ट बट आर रॉन्ग, या बोथ ए आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। भारत का सुंदरबन पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक महत्व का है, इसका तुलनात्मक उदाहरण किस क्षेत्र के साथ सबसे उपयुक्त है। ठीक है, द सुंदरबन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया इज ऑफ ग्लोबल इंपोर्टेंस। ठीक है, इट मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव एग्जांपल इन विथ विच रीजन। ठीक है, फर्स्ट है अमेजन बेसिन रेन फॉरेस्ट, सेकेंड है नाइल रिवर डेल्टा, ऑप्शन सी में दिया है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में दिया गया है टैगा फॉरेस्ट बेल्ट रशिया। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो सुंदरबन परिस्थिति तंत्र का वैश्विक महत्व है उसका अगर हम कंपेयर करें तो किसके जैसा होगा। ऑप्शन ए अमेजन बेसिन बरसावन, ऑप्शन बी नाइल नदी का डेल्टा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन डी रूस की टैगा वनपट्टी। ठीक है, 17 का आंसर बताइए, नाइल नदी का डेल्टा। क्या हो जाएगा, नाइल नदी का डेल्टा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन किसकी जैसी होती, किसकी जैसी होगी, नाइल रिवर की जैसी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सूची को नीचे देकर कुर्सी सहित चुनना है। मैच लिस्ट विथ फर्स्ट और सेकंड को चूज द करेक्ट आंसर, दोनों को मिला के फिर आपका आंसर चुनना है। ठीक है, फटाफट करने के चक्कर में कुछ इधर उधर हो जाता है। लिस्ट फर्स्ट है, इंडस्ट्री है, लिस्ट सेकंड में प्लेस दिए गए हैं, आइए मिला लेते हैं। ठीक है, एक तरफ उद्योग दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट फर्स्ट है इंडस्ट्री, लिस्ट सेकंड है प्लेस। ठीक है, फर्स्ट है पेपर, सीमेंट, आयरन स्टील, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, यहाँ पे कागज, सीमेंट, लोहा इस्पात और खनिज तेल शोधनशाला, इनको मिला लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर इसमें से निकलेगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कागज की, ठीक है, अगर बात करें हम कागज की, ठीक है, तो ये किससे मिलेगा, ये टीटागढ़ का जो कागज उद्योग है वो कहाँ है, टीटागढ़। ठीक है, पेपर मिल है ये कहाँ पर, टीटागढ़ में है। ठीक है, और सीमेंट की बात करें, सीमेंट है ये लखेरी, सीमेंट उद्योग है लखेरी। ठीक है, और लोहा इस्पात ये सभी जानते हैं, भिलाई, लोहा और इस्पात भिलाई। वही खनिज तेल शोधनशाला है अंबाला मुकुल। ठीक है, खनिज तेल शोधनशाला है अंबाला मुकुल। ठीक है, अब मिला लेते क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये बी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 3421। ठीक है, कागज है टीटागढ़, सीमेंट है लखेरी, लोहा इस्पात है भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। ठीक है, ऑयल एंड रिफाइनरी कहाँ पे है, अंबाला मुकुल। ठीक है, आयरन स्टील है भिलाई, सीमेंट लखेरी, पेपर है टीटागढ़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है, आपको बताना है। ऑल दो रेलवे आर द मोस्ट एक्सटेंसिव मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, रोड ट्रांसपोर्ट हैज रिसीव्ड द मोस्ट encouragement during most of the period after independence. Which of the following are the reason for this? First है rail transport is cheaper in operation but is associate capital cost very high. Second है the geographical spread of human settlement is a vast that is unrealistic to expect all transport need to fulfill solely by railway. ठीक है, थर्ड है compared to railway the per unit 10 किलोमीटर कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज लोअर। थर्ड है ड्यू टू इंडिविजुअल नेचर ऑफ द रेलवे सिस्टम इट इज ऑफन नॉट इज कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक टू यूज इट एज इट यूज प्राइवेट कार्स, बसेस एंड टू व्हीलर्स और। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है रेल परिवहन प्रचालन में सस्ता पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। सेकंड है मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताएं पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। थर्ड है रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति 1 टन किलोमीटर लागत सस्ती है। फोर्थ है रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितनी निजी कारों, बसों और दोपहिया वाहनों से होता है। ठीक है,
आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 19 का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉमन सेंस बेस है, कॉमन सेंस बेस पे है। ठीक है, रेल परिवहन प्रचालन में सस्ता पर उसकी संबंधित पूंजी लागत बहुत अधिक है। इसमें आपको क्या बताना है? कूट के आंसर से सही उत्तर चुनना है ना। पहले देख लेते, गलत पता तो नहीं बताना है। ठीक है, रेल परिवहन प्रचालन में सस्ता है पर इसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है, सही है। ठीक है, सेकेंड है मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड है रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति 1 टन किलोमीटर की लागत सस्ती है। ठीक है, ये बताया है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। फोर्थ है रेलवे स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना कि निजी कारों, बसों तथा दोपहियों के वाहनों से होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 19 का? 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज so vast that in unrealistic to expect all transport needs to be fulfilled। अच्छा ठीक है, हम सोच रहे स्लोली है, सोलिली बाय रेलवेज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस थोड़ा तो मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन यह है भारत के पूर्वी राज्यों में धान की कई किस्में केवल मानसून आधारित वर्षा पर निर्भर करती हैं। कारण आ रहा है पूर्वी भारत की मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन ए है इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, in the eastern states of India many rice varieties depend soil many rice variety depend देख रहे एक मिनट, हाँ, डिपेंड solely on monsoon based rainfall। reason are है the soils of eastern India have low water holding capacity। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही कूट का चयन करना, आपको ABCD में क्या आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्यों की धान की कई किस्में केवल मानसून आधारित वर्षा पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये सही है। इसमें दिया गया कि कारण आ रहा है पूर्वी भारत की मिट्टी जल धारण क्षमता कम होती नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, पूर्वी भारत की सब जो जितनी सारी मिट्टियां उनमें सभी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 20 का सी, केवल ए सही है। ठीक है, एक्चुअली बच्चे फीवर आता रहा है ना, तो बहुत वीकनेस आ गई है, पढ़ाते हैं ना तो बहुत थकावट हो जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में आपने देखा होगा बोलना बंद कर देते, थोड़ा पोज ले लेते हैं जिससे कि आगे चल के उसे पढ़ा सके कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है झरिया, कोयला, सिंह भूमि। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्शन आपको बताना, सोना, ऑप्शन बी लोहा एस्क, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी बॉक्साइट। ठीक है, झरिया है, झरिया किसकी खान है? कोयले की। ठीक है, और सिंह भूमि किसकी होगी? ये लोहा एस्क की। ठीक है, ऑप्शन बी लोहा एस्क की होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह का आता है ना रीजनिंग में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट आर द क्लाउड फाउंड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड कॉल्ड? ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड, साइरस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड या ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? ठीक है, ये होते हैं पक्षाप मेघ। ठीक है, इनको बोलते हैं पक्षाप मेघ या साइरस क्लाउड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक मेरीडियल ओवरटाइडिंग परिसंचरण AMOC की कमजोरी पर चेतावनी दी। यदि AMOC पूरी तरह ढह जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव सही होगा? ठीक है, रिसेंटली साइंटिस्ट वार्न अबाउट द वीकिंग ऑफ द अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC। ठीक है, क्या है? अटलांटिक
मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण। ठीक है, अगर देखा कि इस तरह से पूरी तरह से कमजोर हो जाए या पूरी तरह से ढह जाए तो सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ेगा? फर्स्ट है यूरोप में शीतलहरें बढ़ेंगी और पश्चिमी अफ्रीका में मानसून कमजोर होगा। बी है यूरोप में वर्षा बढ़ेगी और एशिया में मानसून मजबूत होगा। सी है अमेजन बेसिन में आर्द्रता बढ़ेगी और सहारा रेगिस्तान में हरियाली आएगी। ऑप्शन डी में दिया गया है भारत में मानसून स्थिर होगा और ENSO एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन घटनाएं कम होंगी। आपने बताना क्या हो जाएगा, आपको बताना इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यूरोप विल बी फेस स्ट्रॉन्गर कोल्ड वेव्स एंड द वेस्ट अफ्रीकन मानसून विल वीकन। ऑप्शन बी है रेनफॉल इन यूरोप विल इंक्रीज एंड द एशियन मानसून विल स्ट्रेंथन। ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन विल बिकम मोर ह्यूमिड एंड द सहारा डेजर्ट विल टर्न ग्रीन। ऑप्शन डी है द इंडियन मानसून विल स्टेबलाइज एंड NSO इवेंट विल डिक्लाइन। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ये सब आंसर हो जाएगा यूरोप में शीतलहरें बढ़ेंगी और पश्चिमी अफ्रीका में मानसून कमजोर हो जाएगा। ठीक है, यूरोप विल बी फेस स्ट्रॉन्गर कोल्ड वेव्स एंड द वेस्ट अफ्रीका मानसून विल वीकर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा ए। एक मिनट बच्चे, जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, ऑप्शन ए है। 23 का क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट सूचक है। ऑप्शन ए साफ मौसम का, ऑप्शन बी तूफान का, ऑप्शन सी बर्फबारी का, ऑप्शन डी भारी वर्षा का। ठीक है, आपको बताना है बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट सूचक है। किसका सूचक है? ये स्टॉर्म का है। ठीक है, यानी कि तूफान का है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। मेकोंग नदी पर बनने वाली एकाधिक हाइड्रो पावर परियोजनाएं क्षेत्रीय विवाद का कारण है। इसका सबसे बड़ा भू राजनीतिक प्रभाव किस रूप में दिखता है? आपको बताना है द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द मेकोंग रिवर हैज बिकम अ सोर्स ऑफ रीजनल डिस्प्यूट्स। इट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इज सीन इन विच फॉर्म? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। ऑप्शन बी है कोस्टल टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन लाओस एंड वियतनाम। ऑप्शन सी है क्राइसिस ऑफ डाउन स्ट्रीम एग्रीकल्चर ड्यू टू चाइनास अपस्ट्रीम डैम्स। ऑप्शन डी है वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन म्यांमार एंड लाओस। ठीक है, आपको बताएं 25 का आंसर क्या? ऑप्शन ए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जल विभाजक। ऑप्शन बी लाओस और वियतनाम के बीच तटीय क्षेत्रीय विवाद। ऑप्शन सी है चीन के ऊपरी बांध और निचले प्रवाह वाले देशों की कृषि पर संकट। ऑप्शन डी म्यांमार और लाओस के बीच सीमा जल संघर्ष। 25 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन के ऊपरी बांध और निचले प्रवाह देशों की कृषि पर संकट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का चीन के ऊपरी बांध और निचले प्रवाह वाले देशों की कृषि पर संकट होगा। ठीक है, सी अगर बांध बना ब्रह्मपुत्र नदी पर, मेकोंग नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर भी बन रहा है इसलिए वो दिमाग में आ गया। ठीक है, सी होगा। ठीक है, क्राइसिस फॉर डाउन स्ट्रीम एग्रीकल्चर ड्यू टू चाइनास अपस्ट्रीम डैम्स। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या पूछ रहा है। किसी राज्य की सीमा बदलने से संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन असर्शन और कारा रीजन पर विचार करना है। ठीक है, आपको असर्शन रीजन है। अभिकथन ए है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण है संसद को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। सही कूट का चयन करना, ABCD में कौन सा होगा आंसर आपको बताना है। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग assertion A and reason R. Assertion A है the president recommended a proposal for changing the boundary of a state to parliament and for this purpose the president referred to proposal to the legislature of the concerned state obtained its view within a specific period. Reason R है it is not mandatory for the parliament to accept the proposal of the state legislature. ठीक है, choose the correct code. ऑप्शन ABCD में बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर बताइए। ठीक है, देखेंगे अभिकथन है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। सही है। कारण आ रहा है संसद को उस राज्य का विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये भी सही, अनिवार्य तो नहीं हो तो मैंडेटरी तो नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? A और दोनों सत्य, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, दोनों ही सही इसके, लेकिन
इसके एक दूसरे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि अगर लगा के देखेंगे पता चल जाएगा। खास भीतर प्राप्त करते हैं क्योंकि संसद से राज्य विधानमंडल प्रस्ताव नहीं माना अनवान्य नहीं, ठीक है। ऐसा ही होता है कि क्योंकि अगर लगा के अगर देखेंगे आप, ठीक है, वाई रीजन क्या होगा, अगर इसका रीजन निकल के आ रहा है तब तो ये सही है, दोनों ही एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। लेकिन अगर क्योंकि लगाएंगे बीच में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, तो इसका कहीं आपको दिख रहा है कि इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है पर एक दूसरे का ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 27, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है। अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग कब अपनाया इन्होंने, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। ये 22 जुलाई 1947, सभी जानते हैं 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है, ठीक है, किससे निर्दिष्ट करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। ऑप्शन बी है 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना, ठीक है। ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 गवर्नमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 गवर्नमेंट्स सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ऑप्शन सी है दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरे दिल्ली में होना, टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन ऑफ द लंदन एंड द अदर इन दिल्ली, ठीक है। फोर्थ है डी प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। बताइए डायरकी का संबंध किससे है, ठीक है। आप पता है डायरकी किससे, प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, ठीक है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। आपको पता है डायरकी किसे कहते हैं, द्वैध शासन किसे कहते हैं, जब एक ही प्रांत में या एक ही प्रांत में जब 2 शासक राज्य करें तो डायरकी होती है, या फिर 2 विषयों पे अलग अलग शासन चलता है, ठीक है। 2 विषयों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसमें लिया है विषयों पे है हस्तांतरण विषय थे और एक थे क्या रक्षा संबंधित विषय थे, ठीक है। वो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे और जो भारत के पास थे, ठीक है, वो कौन सा था, हस्तांतरित सब्जेक्ट था, ठीक है। इसलिए प्रांतों में 2 विषयों पर जो शासन होता था उसे डायरकी कहते थे, ठीक है, डायरकी कहते थे, ठीक है। यानी कि 2 शासक जब एक ही राज्य में 2 शासकों द्वारा शासन किया जाए या 2 प्राधिकारों द्वारा शासन किया जाए, ठीक है। 2 सब्जेक्टों में अलग अलग शासन होता है, यानी कि 2 विषय थे, एक तो हस्तांतरित विषय था, एक था रक्षा संबंधित विषय, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, डायरकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। आपको बताना कौन से ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का भी पद ग्रहण किया, उससे पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। और बाकी सभी 3 हैं जो उसमें उपराष्ट्रपति होंगे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। आपको बताना है कौन से हैं जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 29 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, ये ठीक है उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया, ये केवल थे राष्ट्रपति। 29 हो गए। 30 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक्चुअली कोल्ड होने के बाद पूरा एक 15 दिन का ही पीरियड होता है, तब जाके सही हो पाते हैं मोस्टली, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। सेकंड था, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। थर्ड था, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में आपको बताना है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन द फर्स्ट लोकसभा द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वॉज द स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। सेकंड है, इन द लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। थर्ड है, इन द लोकसभा इफ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर इट लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हाट वाज द व्हाट, ठीक है, आपको बताना विच वाज द अबाउ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एंड रॉन्ग, ठीक है। आपको बताना करेक्ट इनकरेक्ट कौन से होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में बताइए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, नहीं, गलत है, ठीक है। सेकंड है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, बिल्कुल सही है। इन द लोकसभा इन द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। थर्ड है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल सकती, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? सेकंड सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। 30 का बी है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं क्या है। 31 के भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 यानी कि 65 वर्ष है। सेकंड है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्शी राय बाध्यकारी होती है। थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। फोर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन का रक्षक माना जाता है। सही विकल्प आपको चुनना है और ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बताना है क्या होगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कंडक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज द 65 ईयर। सेकंड है, द एडवाइजरी ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 43 इज बाइंडिंग। थर्ड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ है, द सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 32, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। बताइए आंसर इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट इसमें बताने कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 है, सही मानते हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनकी जो रिटायरमेंट की एज है 65 होती है और हाई कोर्ट की 62 होती है, ठीक है, 62 वर्ष होती है। ये फर्स्ट सही है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्शी राय बाध्यकारी होते नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति कोई भी राय मानने को बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी सलाह को मानना उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते ही गलत है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई की सिफारिश पर करते हैं, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री के, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह पर करते हैं। एक्चुअली बच्चे खांसी हो रही, तेज से बोलते हैं ना तो खांसी होने लग जाती तुरंत ही। फोर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन का रक्षक माना जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, ये सही है। 1 और 2 ये 2 और 3 गलत हो जाएगा, तो फिर 2, 3 गलत हो गया तो राइट क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, 2 इसमें है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC derives its legal basis from the रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है। सेकेंड है, द MCC comes into effect generally after the announcement of election by Election Commission of India and is binding all of candidates and political parties including the ruling party. थर्ड है, सेक्शन 8 of the
Section 8 of the Representation of the People Act 1951 deals with disqualification of MP MLAs of criminal convention. ठीक है. फोर्थ है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज मेंशन्स इन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1950. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक, आपको बताना कौन सा इसमें आंसर सही होगा. ठीक है. 32 का आंसर है. एक बार हिंदी में बता दें आपको. मॉडल आचार संहिता एमसीसी का कानूनी अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है. सेकंड में एमसीसी भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः चुनाव की घोषणा के बाद लागू होता है और सत्तारूढ़ दल सहित सभी राजनीतिक दलों जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए बांधकारी होता है. ठीक है. थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 आपराधिक दोष सिद्ध पर सांसद विधायक की आयुक्ता से संबंधित है. फोर्थ में है राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में उल्लेख किया गया. सही विकल्प आपको चुनना है. ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा होगा आइए देख लेते हैं. ठीक है. इसमें दिया है मॉडल आचार संहिता एमसीसी का कानूनी अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में दिया गया. गलत. इसमें अच्छा देख लेते पहले पूछा क्या गया. ठीक है, ये गलत होगा. सेकंड है जो भारत निर्वाचन आयोग एमसीसी द्वारा सामान्यतः चुनाव की घोषणा के बाद लागू होता है सत्तारूढ़ दल से सभी राजनीतिक दलों जो प्रत्याशियों के लिए बातकारी होता है. ये सही है. ठीक है. और है थर्ड है स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 आपराधिक दोष सिद्ध पर सांसद विधायक की आयुक्ता से संबंधित है. ये भी सही है. फोर्थ है राजनीतिक दलों का पंजीकरण रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में उल्लेखित है. ठीक है. आंसर आपका क्या हो जाएगा. 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 and 3. 2 and 3. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 and 3. नेक्स्ट चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 32 हो गया. 33 क्वेश्चन नंबर 33 भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में निर्णय करने पर आपको विचार करना है. फर्स्ट है भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह सख्त संघवाद रिजिड फेडरलिज्म को अपनाता है जिससे राज्यों को अपनी स्वतंत्र संप्रभुता प्राप्त हो. ठीक है. थर्ड है. ठीक है. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया. फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopts rigid federalism like US Constitution where state enjoy their own independent sovereignty. ठीक है. सेकंड है अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट कैन assume the function of the state executive and legislation. थर्ड है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर हैव इक्वल पावर over both the union list and the state list. फोर्थ है द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा होगा आपको बताना. फर्स्ट है भारत के संविधान अमेरिका के संविधान की तरह सख्त संघवाद यानी कि रिजिड फेडरलिज्म को अपनाता है जिससे राज्यों को अपनी स्वतंत्र संप्रभुता प्राप्त है. ठीक है. सेकंड है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं. थर्ड है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट और राज्य सूची स्टेट लिस्ट दोनों पर संसद और राज्य विधानमंडल को समान शक्ति प्राप्त है. फोर्थ है संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल की बात हो रही है केंद्र और राज्यों की शक्तियों को विभाजन सुनिश्चित करती है. आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा. ठीक है. भारत का संविधान अमेरिकी संविधान की तरह सख्त संघवाद को अपनाता है जिससे राज्यों को अपनी स्वतंत्र संप्रभुता प्राप्त हो. गलत है. ठीक है. ये क्या है पहले ही पता है आपका. ठीक है. अपना जो संविधान है भारत का संविधान है वो सख्त संघवाद नहीं है. ठीक है. रिजिड फेडरलिज्म नहीं है. ठीक है. ये क्या है नम है उदार है. ठीक है. इसलिए तो इतने संशोधन हो सकते हैं. ठीक है. ये तो गलत हो गया. अगर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस देखते भी लागू होता है नहीं होता. फिर सेकंड में है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं. सेकंड में कहा गया है. ठीक है. सेकंड में कहा गया है ये बिल्कुल सही है. ठीक है. 356 जब होता है जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के राष्ट्रीय आपातकाल. ठीक है. राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों आते हैं. ठीक है. राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों की शक्तियां आ जाती हैं. तो ये तो बिल्कुल सही है. थर्ड है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट ऑफ राज्य की सूची स्टेट लिस्ट दोनों ही संसद और राज्य विधानमंडल को समान शक्ति प्राप्त नहीं है. ठीक है. जब ऐसा होता है नहीं कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कोई होती तो अगर दोनों एक साथ टकराती तो किसका वरीयता दी जाती है संघ सूची को दी जाती है. ठीक है. तो ये तो भी गलत हो गया. ये भी गलत हो गया. थर्ड भी. ठीक है. 4 है संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन सुनिश्चित करती है. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन सुनिश्चित करती है. ठीक है. ये सही है. केंद्र राज्यों की शक्ति विभाजन 7th शेड्यूल में दिया गया है. ठीक है. शक्तियों की जो 3 जो लिस्ट है. ठीक है. स्टेट यूनियन समर्थी सूची है जो कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा इसका
2 सही है, 4 सही है, 2 and 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 and 4, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 and 4, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट करेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कोशिश क्या कर रहे हैं। भारत की किस लोकसभा का कार्यकाल अब तक सबसे छोटा रहा है, ठीक है, विच लोकसभा इन इंडिया हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर, ठीक है, ऑप्शन ए 4थी लोकसभा, ऑप्शन बी 6वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 9वीं लोकसभा, ऑप्शन डी 12वीं लोकसभा। सबसे छोटा कार्यकाल जिसका रहा है, टेन्योर जिसका रहा है, वो है 12वीं लोकसभा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलेंगे 35 है, राष्ट्रीय आपातकालीन की नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार करना है। असर्शन ए है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। रीजन आ रहा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित होते ही सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, इसमें बताएं सभी निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। सभी आपातकाल जब लागू हो जाती है, ठीक है, तो सभी अपने आप कौन से अनुच्छेद को छोड़कर निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल देखा आपने 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा 20 के जो हमें ये निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये निलंबित नहीं किए जा सकते, 20 and 21, ठीक है। तो ये तो फिर ये गलत हो गया ना आंसर, ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, देख लेते हैं, ए सही है और आर गलत है। 35 का आंसर देखेंगे, ए सही है, आर गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल केवल उसे निलंबन, सस्पेंड या परिहार, रेमिट या लघुकरण या कमिट कर सकते हैं। सेकेंड है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति सभी मामलों में लागू होती है, चाहे अपराध राज्य कानून से संबंधित हो या केंद्र कानून से। थर्ड है, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत उन अपराधों में क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर राज्य कार्यपालिका की शक्ति विस्तृत होती है। फोर्थ है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की दया शक्ति पूर्णतः व्यक्तिगत विवेकाधिकार पर आधारित होते हैं, ठीक है। आपको बताना है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन a death sentence which the governor can only suspend, remit and commute it. Second है, the president pardon power applies in all cases whether the offence related to state law or central law, ठीक है। second है, third है, under article 161 the governor can exercise pardoning power in respect of offence over which the state executive has jurisdiction, ठीक है। fourth है, the pardoning power of the both president and the governor are based internally, ठीक है, बेस्ड इंटरनली और द पर्सनल डायरेक्शन, ठीक है। 36 का आंसर बताइए फर्स्ट फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उनको कौन सी शक्तियां हैं, सस्पेंड है, रेमिट है और कमिट कर सकते हैं, ठीक है, सस्पेंड है, रेमिट है और कमिट कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति सभी मामलों में लागू होती है, चाहे अपराध राज्य कानून से संबंधित हो या केंद्र कानून से, ये गलत है, ठीक है। सभी राष्ट्रपति की जो क्षमता शक्ति है सभी मामलों पे लागू नहीं होती, ठीक है। थर्ड, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत और अपराधों में क्षमता शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर राज्य कार्यपालिका की शक्ति विस्तृत होती है, ये सही है। फोर्थ है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की दया शक्ति पूर्णतः व्यक्तिगत विवेकाधिकार पर आधारित होती है, ठीक है, ये गलत है। क्षमता शक्ति होती है लेकिन पूरी तरह से व्यक्तिगत विवेकाधिकार पर आधारित नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या बताना था, सही विकल्प चुनना था, ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 37 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फटाफट, अभी सारे लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभी ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन आया करंट अफेयर का। सुपर 301 संबंधित है किससे, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में परमाणु विस्फोट, ऑप्शन सी मानवाधिकार, ऑप्शन डी मुक्त व्यापार में अवरोध, ठीक है। सुपर 301 इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इंटरनेशनल ट्रीटी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन जो डी दिया गया है बैरियर टू फ्री ट्रेड, क्या हो जाएगा, बैरियर टू फ्री ट्रेड से संबंध है, ठीक है, मुक्त व्यापार में अवरोध, ठीक है, ये अभी चर्चा का भी विषय था, मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, मुक्त व्यापार में अवरोध, ठीक है, 301 संबंधित इससे है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ऑप्शन डी हो गया,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 38, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म फ्री ट्रेड जोन? ठीक है, फ्री ट्रेड जोन। ऑप्शन ए है जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। ऑप्शन बी जहां कोई उद्यमी अपने उद्योग प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन सी जहां उद्यमियों को अवसरात्मक सुविधाएं सरकार निःशुल्क प्रदान करती है। और डी है जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाए? जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्सरसाइज ड्यूटी एंड प्रोड्यूस गुड मेनली फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते क्या है। भारत के कृषि बाजार सुधारों में ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और पीएम आशा एमएसपी एश्योरेंस स्कीम दोनों के साथ लेकर चलने की चुनौती क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है ई-नैम पूरी तरह निर्यात उन्मुख है जबकि पीएम आशा केवल यानी कि आयात नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है एक सामान्यता मुक्त व्यापार, बी है एक सामान्यता मुक्त बाजार व्यवस्था, दूसरी एमएसपी आधारित खरीद, दोनों में नीति समन्वय कठिन है। सी है ई-नैम और पीएम आशा दोनों का लक्ष्य केवल बागवानी फसलों तक सीमित है। डी है दोनों ही योजनाएं केवल निजी निवेशकों को लाभ पहुंचाती हैं। 39 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? थर्टी नाइन का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा अपना एक सामान्यता मुक्त बाजार व्यवस्था, दूसरी एमएसपी आधारित खरीद, दोनों में नीति समन्वित कठिन है। ठीक है, वन इज द जनरली अ फ्री मार्केट मैकेनिज्म एंड द अदर द एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू इन डिफिकल्ट। ठीक है, वन द जनरली ऑफ द फ्री मार्केट मैकेनिज्म एंड द अदर एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू इज डिफिकल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। ठीक है, देखते क्या देख रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए कि आरबीआई लगातार सरकारी बॉन्ड खरीदता है और साथ ही रेपो रेट को घटाता है, इसका सबसे संभावित संयुक्त प्रभाव क्या होगा? ठीक है, सपोज द आरबीआई कंटिन्यूअसली परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड एंड simultaneously reduce the repo rate. What will the most likely combined effect? ठीक है, ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति घटेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, मनी सप्लाई विल बी कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरेस्ट रेट विल बी राइज। ऑप्शन बी है मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह आसान होगा, यानी कि मनी सप्लाई विल एक्सपेंड एंड क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी विल बी बिकम ईजर। ठीक है, ऑप्शन सी में देंगे केवल सरकारी ऋण घटेगा, बाकी पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ओनली गवर्नमेंट डेब्ट विल बी रिड्यूस with no effect on the rest of economy. ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा भंडार स्वतः बढ़ जाएगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल बी ऑटोमेटिकली राइज। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह आसान होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। मनी सप्लाई विल बी एक्सपेंड एंड क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी विल बिकम ईजियर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहे हैं, अभी फीवर आया था, कोल्ड भी है, बोलने से खांसियाँ आने लग जाती फिर। ठीक है, खांसी आने लग जाती। 40 का आंसर क्या बी हो गया ना बच्चे? क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि भारत में केवल खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ें जबकि बाकी वस्तुएं स्थिर रहें तो इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, इफ द इंडिया ओनली फूड प्राइसेस राइज शार्पली विद द प्राइसेस ऑफ अदर आइटम रिमेन स्टेबल, हाउ विल इट बी क्लासिफाइड? ठीक है, ऑप्शन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, ऑप्शन बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ऑप्शन सी राइस इन हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा, ऑप्शन डी राइस इन कोर इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए लागत धक्का कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति होगी, ऑप्शन बी मांग खींच डिमांड पुल मुद्रास्फीति होगी, ऑप्शन सी शीर्षक हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन डी कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि। ठीक है, 41 का आंसर फटाफट क्या? शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, यानी कि राइस इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया ना राइट आंसर, ऑप्शन सी हो गया ना इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? ठीक है, पारिस्थितिक आयाम क्या है? ऑप्शन है किसी प्रजाति की आवश्यकताओं की सीमा तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के प्रति उसकी सहनशीलता की सीमा। ठीक है, द रेंज ऑफ स्पीसीज रिक्वायरमेंट एट इट्स टॉलरेंस लिमिटेड ऑफ इन्फ्लेशन लिमिट्स ऑफ द
फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थिर पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी प्रजाति की सहनशीलता की सीमा, द टॉलरेंस लिमिट ऑफ स्पीसीज अंडर स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। थर्ड है सी, स्थिर पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी प्रजाति की आवश्यकताओं की सीमा, द रेंज ऑफ स्पीसीज रिक्वायरमेंट अंडर स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ऑप्शन डी, किसी बायोम में पाई जाने वाली पारिस्थितिक परिस्थितियों की सीमा, द रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन फाउंड विद इन अ बायोम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 42 का, आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, किसी प्रजाति की आवश्यकताओं की सीमा तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के प्रति उसकी सहनशीलता की सीमा। ठीक है, 42 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे एक प्राकृतिक जैविक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान जीन पूल, कॉमन जीन पूल के साझा करने से जुड़ी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट लिंक बाय शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। ठीक है, ऑप्शन ए वनस्पति आवरण, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी प्राणी, ऑप्शन डी प्रजाति, ऑप्शन ए वेजिटेशन, ऑप्शन डी फ्लोरा, ऑप्शन सी फौना, ऑप्शन डी स्पीसीज। कौन सा होगा, स्पीसीज जाति। ठीक है, क्या होगा, प्रजाति यानी कि स्पीसीज, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 44 है। निम्नलिखित जीवों पर विचार करना। नौकरेक जीव मंडल रिजर्व है, गारो पहाड़ियां में है क्या, लोकटक झील बैरल क्षेत्र है, और थर्ड नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियां है। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द अबव पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, गारो हिल्स, लोकटक लेक, बैरल रेंज और नामदफा नेशनल पार्क, डफला हिल्स। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर 44 का बताइए, आंसर क्या हो जाएगा। नौकरेक जीव मंडल रिजर्व है, ठीक है, ये गारो पहाड़ियां है, बिल्कुल सही। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, डफला पहाड़ियां इसमें कहा है, डफला हिल्स से नहीं है, डफला हिल्स में नहीं है, ये कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क है, ये पटकोई बिम है, पटकाई रेंज है जो वहां पे, के आई। ठीक है, पटकाई रेंज है, और कौन सी, मिसमी हिल। मिसमी हिल, ठीक है, पटकाई रेंज ऑफ मिसमी हिल्स है, ये अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये किस रेंज में पड़ता है, कहाँ किस स्थान की तरफ पड़ता है, ये पटकाई रेंजेस है, मिसमी हिल्स पहाड़ियां उस पर स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो, डफला नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया थर्ड वाला। बात करेंगे लोकटक झील, लोकटक झील है ना, लोकटक लेक। एक मिनट, अरे यार एक मिनट बच्चे, थोड़ा बैटरी डाउन हो रही है, हमने अभी देखा है एक्चुअली इसको। ओके, ठीक है, कौन सा है, लोकटक लेक, मणिपुर में ये तैरती हुई झील है। ठीक है, लोकटक झील है, इस पर तैरते हुआ कौन सा नेशनल, केबल लामजाओ। ठीक है, केबल लामजाओ नेशनल पार्क है, इस झील पर तैरता हुआ है लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, और केबल लामजाओ जो नेशनल पार्क है इसी झील पर स्थित है। ठीक है, तैरता हुआ जिसे बोलते हैं नेशनल पार्क है केबल लामजाओ। ठीक है, ये बैरल क्षेत्र है, ये तो सही दिया गया, पर इसमें देखेंगे आंसर जो इसमें बता रहा है ए है, लेकिन आई थिंक आंसर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैरल माउंटेन जो रेंजेस है, लोकटक लेक उसी में तो पाई जाती है चीज, लोकटक लेक वहीं पे तो स्थित है, बरेल रेंजेस है ना जो, वहां पे ही तो स्थित है। ठीक है, तो ये तो हमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है बच्चे, क्योंकि इसमें आंसर आपका होना चाहिए 1 और 2, उसमें केवल एक बताया गया, आंसर 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मुझे गलत क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे देख भी लीजिए। ठीक है, लोकटक जो झील है, बैरल झील, बैरल क्षेत्र है जो बैरल रेंज से उसमें स्थित है, और नौकरेक तो ये है ही, ये तो सही है ही है। ठीक है, लेकिन थर्ड गलत है, तो 1 और 2 होगा इसका, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्वनि तरंग से सम्मिलित है, ध्वनि तरंग में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए एक संपीड़ित तरंग और एक विरल तरंग जो एक तरंग दैर्घ्य की दूरी से अलग होती है। ऑप्शन बी संपीड़न और विरल तरंग है, एक के बाद एक। सी है कई विरलन तरंगे, एक के बाद एक। डी है कई संपीड़ित तरंगे, एक के बाद एक। 45 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए फटाफट। ठीक है, क्या हो जाएगा, संपीड़न और विरलन तरंगे होती है एक के बाद एक, यानी कि
कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन वेव्स अल्टरनेटली। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन वेव्स अल्टरनेटली। ठीक है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर बी होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रकाश संश्लेषी बढ़क फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी आवृतबीजी, ऑप्शन डी अनावृतबीजी। एल्गे, फंजाई, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? एल्गे में या फंजाई में, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, किसमें पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये बताना है किसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 46 का आंसर बताइए, किसमें नहीं पाए जाएंगे? कवक में नहीं पाए जाएंगे, फंजाई में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार या रोग लैंगिक गुणसूत्रों सेक्स क्रोमोसोम्स में संख्यात्मक असमानता के कारण होता है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाय न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी इन सेक्स क्रोमोसोम्स? ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या एल्कोप्लोटोनिया? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एल्कोप्लोटोनूरिया। ठीक है, बताइए 47 का आंसर बताइए। ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जब क्रोमोसोम में इसकी संख्या की कमी आ जाती कोई एक, ठीक है, संख्या की कमी होने से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम जब होता है जब संख्या में क्या होती है? संख्या बढ़ जाए। ठीक है, जब संख्या बढ़ जाए, पेयर कितने होते हैं? ठीक है, 21 पेयर में होता है। जब उनकी संख्या अगर बढ़ जाती है क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम की, तब डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब उनकी लैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या असमान हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। ठीक है, इसमें उतनी तो होती है लेकिन साथ में बढ़ती है। ठीक है, तो ये होगा टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरणों, एक्स रेस के बारे में सही नहीं, आपको बताना है। ऑप्शन है एक्स किरणें अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल तरंगें होती है, नहीं पे इसलिए हम अंडरलाइन पहले कर लिया। ऑप्शन बी है एक्स किरणें अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंगें होती है। ऑप्शन सी एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती है। ऑप्शन डी एक्स किरणों के प्रसार के लिए किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स रेस इज नॉट करेक्ट? ठीक है, आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं होगा। कौन सा होगा कि एक्स किरणें हैं अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल तरंगें नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखिए है तरंगें होती है, बल्कि ये क्या होती है? नहीं होती हैं। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? एक्स किरणें इसमें दिया अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, यही गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। एथलीट्स फुट्स। ठीक है, एथलीट फुट्स इज अ स्किन डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, एथलीट फुट एक त्वचा रोग है जो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी शैवाल एल्गा, ऑप्शन डी जीवाणु बैक्टीरियम। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है एथलीट फुट डिसीज होती है जो। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक उपापचय उत्पाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कुछ पौधों द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी टर्पेनाइड्स, ऑप्शन सी मैलेट, ऑप्शन डी शर्करा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस बाय सम प्लांट्स? क्या हो जाएगा आंसर? किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, टर्पेनाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट को सूची से जो सम्मिलित करना है, नीचे देगा कोड का उपयोग कर संयुक्त भी चुनना है। यौगिक एक तरफ ऑक्साइड का प्रकार, एक तरफ कंपाउंड से टाइप ऑफ ऑक्साइड है। ठीक है, H2O, Na2O, Al2O3, CO2। ठीक है, इनके देखते क्या इनका टाइप्स है, इनका नेचर क्या है, आपको टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बताने हैं। 51 का निकालते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक H2O क्या है? ये उदासीन यानी कि नेचुरल। ठीक है, उदासीन न्यूट्रल है, नेचुरल नहीं न्यूट्रल है। ठीक है,
H2O है न्यूट्रल है, और B4 है, देखेंगे B का 4 निकलेगा। Na2O ये होगा बेसिक इन नेचर, ठीक है, नेट न्यूट्रल होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा। Al2O3 होगा उभयधर्मी, ठीक है, और CO2 ये होगा अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। अब देख लेते क्या सही होगा इसमें। 51 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, H2O न्यूट्रल, हाँ, N2O ये हो गया बेसिक, Al2O3 हो गया एम्फोटेरिक, CO2 होगा एसिडिक, ठीक है। ए आंसर हो गया इसका, 51 का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 52, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो when a ray of light travel from denser medium to a rarer medium then, ठीक है, क्या होता है रेयर मीडियम देन, वो क्या होती है, इसकी चाल बढ़ जाती है, इट स्पीड इंक्रीज एंड इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑप्शन बी है इट्स स्पीड इंक्रीज एंड इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ऑप्शन सी इट्स स्पीड डिक्रीज एंड इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑप्शन डी इट्स स्पीड डिक्रीजेज एंड इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। इसकी चाल बढ़ जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन सी इसकी चाल बढ़ जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। सी है इसकी चाल घट जाती है तथा ये अवलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन डी इसकी चाल घट जाती है तथा ये अवलंब की ओर झुक जाती है। आंसर 52 का आंसर क्या हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाएगी तथा ये अवलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तब जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी तो इट्स स्पीड इंक्रीज एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राम, ऑप्शन ए सिस्मोग्राम, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोस्कोप, ऑप्शन सी सिस्मोमीटर, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। एक बार ये सिस्मोग्राम कई लोग नोट कर दिया था, ठीक है, इसलिए देख के क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 53 का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमी डायमेंशनल सूत्र नहीं है, किसके नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑप्शन ए बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ऑप्शन बी कार्य में ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ऑप्शन सी आवेग एवं संवेग, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ऑप्शन डी है भार एवं बल, वेट एंड फोर्स, ठीक। बताइए किसके नहीं है सेम, बल एवं दाब के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 55 आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर नहीं क्वेश्चन है। 55 है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। ऑप्शन है मोटर कारों में CNG किट लगाना। ऑप्शन बी शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना। ऑप्शन सी एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ऑप्शन डी घरों की रसोई पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है, ठीक है। अ बिलिंग मैकेनिज्म दैट गिव्स सोलर पावर सिस्टम ऑनर्स क्रेडिट टू इलेक्ट्रिसिटी एट द ग्रिड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आकाश तक विकास खंड योजना एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम ADBP के तहत 2024-25 की वार्षिक डेटा रैंकिंग जारी की। इस संदर्भ में, ठीक है, डेटा रैंकिंग जारी की। इस संदर्भ में नीचे दिए गए कथन ए कारण आर पर विचार करें, सही विकल्प आपको चुनना है। कथन ए है 2024-25 की वार्षिक रैंकिंग में जालौन जनपद का विकासखंड शीर्ष पर रहा, ठीक है। कारण आर है आकांक्षित विकासखंड योजना में शीर्ष ब्लॉक को 2.5 करोड़ प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। प्रोत्साहन दिया जाता है। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज द एनुअल डेटा रैंकिंग 2024-25 अंडर द
Aspirational Development Bank Program, Block Program, ADBP. In this context, consider following assertion A and reason R. The choose the correct option. Assertion A है in the annual ranking 2024-25 Jalon District Development Block ranking first. Reason R है under the Aspirational Development Block Program the top rank block in awarded in initiative of रेस 2.5 करोड़. A B C D में देखेंगे आंसर क्या होगा. आंसर 56 का बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे. ठीक है, क्या हो जाएगा. ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है. ठीक है, ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है. बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 57. निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार सबसे पहले बाद में, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ठीक है, आपको मिलाना है, देख लेते हैं. सबसे पहले यूनियन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया था. सेकंड महाकुंभ 2025 शुरू, आपको इनमें अरेंज करना, हम ये पढ़ रहे हैं. वफ अमेंडमेंट एक्ट जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी. फोर्थ है ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन, और फिफ्थ है निसार प्रक्षेपण. ए बी सी डी में आपको बताना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, सबसे पहले और सबसे बाद में कौन हुआ था. क्वेश्चन नंबर 57 का. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे महाकुंभ हुआ था. ठीक है, तो महाकुंभ ये तो पहले ही कट गए. ठीक है, महाकुंभ पहले हुआ था, ये तो जनवरी में हुआ था ना. ठीक है, और बजट तो फरवरी में आया था. ठीक है, तो ये दोनों ए और ए डी कट ही गए. ठीक है, अब इनमें से देख लेते हैं. पहले महाकुंभ, ठीक है, उसके बाद यूनियन बजट, तो दोनों ही मिल रहे हैं, यूनियन बजट भी है. ठीक है, उसके बाद आया है वफ अमेंडमेंट. ठीक है, यहीं पे ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया. ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. ठीक है, वफ अमेंडमेंट, देन आया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, लास्ट में निसार प्रक्षेपण हुआ. ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. 58 में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. 58 है 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर कब हुए. आपको बताना है व्हेन वाज द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन इन 2025. ऑप्शन ए जनवरी 2025, ऑप्शन बी मई 2025, ऑप्शन सी जून 2025 एंड डी जुलाई 2025. कब किए गए हैं साइन सिग्नेचर, जुलाई 2025 को. ठीक है, डी आंसर हो गया. नेक्स्ट देखेंगे 59 है 2025 में आयोजित एशियाई शीतकालीन खेल एशियाई विंटर गेम्स एशियन विंटर गेम्स किस देश में हुए. ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन दक्षिण कोरिया. कहाँ पे हुए थे, चाइना में, चीन में. ऑप्शन सी राइट आंसर. ठीक है, इन विच कंट्री वेयर द एशियन विंटर गेम्स AWG 2025 हेल्ड, कहाँ हुए थे, चीन में. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है. भारत का प्रस्तावित भविष्य का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा. PSLV XL, LV-M3, GSLV MK सेकेंड, SSLV किससे किया जाएगा बच्चे. ठीक है, ये किया जाएगा LV-M3 से. ठीक है, LV-M3 से भारत का जो अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, भविष्य का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, ये LV-M3 से प्रक्षेपित किया जाएगा. ठीक है, किससे लॉन्च किया जाएगा, LV-M3 से. ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 60 का. ठीक है, नेक्स्ट देंगे कि 61 है. प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण 2025 में किस रणनीति पहल की घोषणा की है. विच स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2025. ठीक है, ऑप्शन ए पहाड़ी जलाशय को उन्नयन, यानी कि अपग्रेडिंग ऑफ द हिल्स रिजर्वायर. ऑप्शन बी डीप वाटर ऑफशोर तेल एवं गैस भंडार को अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप वाटर ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व. ऑप्शन सी है चावल निर्यात को दोगुना करना, डबलिंग राइस एक्सपर्ट. ऑप्शन डी है समुद्री पर्यटन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना. ठीक है, डिक्लेयरिंग मराइन टूरिज्म एज नेशनल हेरिटेज. बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर. आंसर है इसका एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप वाटर ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व. ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी. नेक्स्ट चलेंगे 61 हो गया, 62 पे चलेंगे. क्वेश्चन में 62 है. ठीक है, 62 है. UN संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को कौन सा विशेष वर्ष घोषित किया है. विच स्पेशल ईयर हैज द यूनाइटेड नेशन UN डिक्लेयर फॉर 2025. ठीक है, ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ हाइड्रोजन. क्या इसको घोषित किया है, इसको किया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी. ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
ठीक है, सी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, महाराष्ट्र में भारत की पहली ESG पर्यावरण सामाजिक और शासन लैब कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी नासिक। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ESG एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस लैब बीन एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र? ठीक है, बताइए कहाँ पे? महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन में 64, सरकार मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, सरकार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक सूक्ष्म ग्रैनुअल बना रही है ताकि सौर पर पवन ऊर्जा जनरेशन को स्थिरता मिल जाए। पावर ग्रिड के 15 मिनट ऑपरेटिंग चक्रों के अनुरूप पूर्वानुमान सुनिश्चित करने हेतु यह सुधार आवश्यक है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मौसम पूर्वानुमान की ग्रैनुअल सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना ऑप्शन ए ताकि किसानों को अपने खेत में वर्षा का अंदाजा हो सके, ऑप्शन बी ताकि पावर ग्रिड में ऊर्जा उत्पादन के परिवर्तनों को तुरंत समायोजित किया जा सके, ऑप्शन सी ताकि लंबी अवधि की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट तैयार हो सके, ऑप्शन डी ताकि वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान बेहतर लगा सके। ठीक है, ऑप्शन 64 क्या होगा? द गवर्नमेंट इन मेकिंग इन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम मोर ग्रैनुअल इन ऑर्डर to enhance the stability of solar and wind energy generation. This empowerment is essential to ensure the forecast align with the 15-minute operating cycle of the power grid. Consider the rapid growth of the renewable energy in India. Why in granular accuracy in weather forecasting important? ठीक है, important क्यों हो जाएगा? Option A so that farmer can estimate rainfall on their field, option B so that change in energy generation can be immediately adjust within the power of grid, option C though so that long term climate change report can be prepared, option D so that scientists can better estimate global warming. ऑप्शन 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? so that चेंज इन एनर्जी जनरेशन कैन बी इमीडिएटली एडजस्ट विद इन द पावर ग्रिड। ठीक है, ताकि पावर ग्रिड में ऊर्जा उत्पादन के परिवर्तनों को तुरंत समायोजित किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली है? ऑन जनवरी 2025 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द प्लान ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक अप्रूव्ड? ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी कानपुर देहात, ऑप्शन डी लखनऊ। किसको मिला है ये? गाजीपुर को। अनुमति किसको दी है? गाजीपुर को। कौन सा पार्क? इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस जिले में औद्योगिक पार्क निर्माण की योजना स्वीकृति मिली है? गाजीपुर में। कौन सा पार्क है? औद्योगिक पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 66। हाल ही में अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? ठीक है, रिसेंटली अर्जेंटीना अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉल फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC। बताइए किससे निकलने की अनाउंस किया है अर्जेंटीना ने? यह किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से। ऑप्शन 66 का हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन में 67। देखते क्या है? 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है स्टेटमेंट, भारत 2024 में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 41वें स्थान पर रहा। ठीक है, सेकंड है स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 लोकतांत्रिक देशों में शामिल है। ऑप्शन थर्ड है म्यांमार का स्कोर 0.96 रहा और वह सबसे नीचे 167वें स्थान पर रहा। सही कथन चुनना आपको ABCD में कौन सा होगा? ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया रैंक 41st इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024। सेकंड है स्विट्जरलैंड इज अमंग द टॉप 5 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। थर्ड है म्यांमार स्कोर 0.96 एंड रैंक एट द बॉटम 168 द प्लेस। ठीक है, आपको बताना है कथनों पर कौन सा सही होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, भारत 2000 जो देखेंगे 2024 में थी 41 यानी कि 41st स्थान पर था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। किसमें था? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 लोकतंत्र में शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया म्यांमार का स्कोर जो बॉटम पर था, नहीं अफगानिस्तान का था, इसलिए गलत हो जाएगा। और 3 जहां पे गलत है वहां हम काट देंगे। आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस काम करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 है। हाल ही में 2025 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का विषय थीम या क्या निर्धारित किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है बौद्धिक संपदा और नवाचार सतत भविष्य की ओर, ऑप्शन बी है बौद्धिक संपदा और संगीत बौद्धिक संपदा की धड़कन को महसूस करें, ऑप्शन सी बौद्धिक संपदा महिला और युवा परिवर्तन के लिए नवाचार, ऑप्शन डी हरित भविष्य के लिए बौद्धिक संपदा। आपको बताना है
फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन बी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन म्यूजिक, फील द बीट ऑफ द आईपी। ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वुमेन एंड यूथ इनोवेशन, यूथ इनोवेटिंग ऑफ चेंज। ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। बताइए क्या था इसकी थीम? ठीक है, बौद्धिक संपदा और संगीत, बौद्धिक संपदा के दर्पण को महसूस करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 62 का आंसर क्या है? 62 नहीं, और 68 का आंसर क्या है बच्चे? ठीक है, बौद्धिक संपदा और संगीत ही बौद्धिक संपदा के धड़कन को महसूस करें। नेक्स्ट है 69। हाल ही में 2025 इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया था? ठीक है, रिसेंटली 2025 विच इसरो मिशन फेल्ड। आपको बताना है GSLV, C61 जी, और ऑप्शन बी में LVM-32। ऑप्शन सी है PSLV C61। ऑप्शन डी चंद्रयान 3। बताइए कौन सा असफल हो गया था? 69 कौन सा हुआ था? हाल ही में 2025 इसरो का कौन सा मिशन असफल हुआ था 2025 में? ये था PSLV C61। PSLV C61 ये असफल हो गया था, ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत मध्य एशिया संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है चौथा भारत मध्य एशिया संवाद जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, सेकंड है इसका प्रमुख एजेंडा ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी इत्यादि था। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? विथ रेफरेंस द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट आपका होगा द फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज हेल्ड इन जून 2025 इन न्यू दिल्ली। सेकंड है इट्स मेन एजेंडा वाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। इट बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ए बी सी डी में बताइए। 70 आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में 70 का आंसर बताइए। बोथ आर करेक्ट है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 70 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते 71 में, फटाफट कर लेते हैं। 75 तक क्वेश्चन करना है, फटाफट करना है। 71 है यूपी उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सम्मिलित करना है। ठीक है, अलग अलग नाम से, जब जैसे कि यूपी अभी आज है, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम से पहले जाना जाता था, उनको कब ने किस ईयर में किस नाम से जाना गया उसको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहले है उत्तर पश्चिमी प्रांत नदन वेस्टर्न प्रोविंसेस। बी है आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एंड अवध यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। सी है संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कब दिया गया ये तो सभी जानते हैं। आइए मिला लेते हैं। सबसे पहले 71 है क्वेश्चन नंबर, आइए मिलाते हैं। सब पहले हमें क्या आता है? अगर हम बात करेंगे तो आएगा उत्तर प्रदेश का 1950। ठीक है, डी का फर्स्ट है। डी का फर्स्ट सभी में दिया गया, इसमें तो डी का फर्स्ट सभी में दिया गया। चलो कोई बात नहीं, और देख लेते जो हमें आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा हमें आता है आगरा अवध संयुक्त प्रांत कब कहा गया था? ये कहा गया था 1902 में। ठीक है, बी का थर्ड है, और संयुक्त प्रांत था 1937 में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ये 1950 में। उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1936 में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1936 में। उत्तर प्रदेश 1950 में बना। आगरा अवध संयुक्त प्रांत हुआ 1902 में। संयुक्त प्रांत था 1937 में। ठीक है, आंसर इसका 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4321। ठीक है, 4321। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, देख लेते हैं क्या है। हाल ही में समाचारों में रहा महाभारत पर आधारित उद्यान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्यान उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जिसमें महाकुंभ 2025 की सांस्कृतिक झलकियां दिखाई गई। ऑप्शन सी उद्यान छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी उद्यान महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा पुणे में स्थापित किया गया है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी महाकाव्यों को दर्शाया जाएगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यह जो उद्यान है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। ठीक है, दिस गार्डन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन हल्द्वानी। ठीक है, द रिसेंटली इन न्यूज महावार्ता टर्म गार्डन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किससे रिलेटेड था ये? यह
दिस गार्डन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन हल्द्वानी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे 73 पर। 73 है, मुगल प्रशासन में जागीर प्रणाली और खालसा भूमि में क्या मूलभूत अंतर था? ठीक है, व्हाट वाज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द जागीर सिस्टम एंड खालसा लैंड इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, ऑप्शन ए जागीर स्थायी स्वामित्व देती थी और खालसा भूमि अस्थायी थी। ऑप्शन बी जागीर प्रशासनिक सेवाओं के बदले दी जाती थी, जबकि खालसा भूमि के राज्य का प्रत्यक्ष राजस्व आता था। ऑप्शन सी जागीर केवल कृषकों को दी जाती थी, खालसा भूमि केवल अमीरों को। ऑप्शन डी जागीर दक्षिण भारत तक सीमित थी तथा खालसा भूमि उत्तर भारत तक थी। ठीक है, आपको पता है ना, जागीर ग्रांटेड परमानेंट ऑनरशिप वाइल खालसा लैंड वॉज टेम्परेरी। ऑप्शन बी जागीर वर ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री सर्विस वेयर खालसा लैंड प्रोवाइडेड डायरेक्ट रेवेन्यू टू द रॉयल ट्रेजरी। ऑप्शन सी है जागीर्स वेल अलॉटेड ओनली द peasants while Khalsa land reserved only the nobles. Option D है जागीर्स वर confined to South India while Khalsa land to North India। बताइए कौन सा हो जाए? 73 का आंसर बताइए। क्या थी? ठीक है, सिंपल सा है, जागीर प्रशासनिक सैन्य सेवाओं के बदले दी जाती थी, जबकि खालसा भूमि से राज्य का प्रत्यक्ष राजस्व आता था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 का आंसर क्या हो? बी होगा। ठीक है, 73 का आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट चलेंगे 74 पे। निम्नलिखित में से कौन सी बात है जनरेशन बेटा के संदर्भ में सही है? बेटा क्या होगा? डेटा जरूर हो सकता है भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश में इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंसेस ऑफ जनरेशन बेटा? हाँ ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जन्मे बच्चे इसमें आएंगे। सेकंड है पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और उन्नत तकनीकों पर प्रभावित होगी। ऑप्शन थर्ड है इसका नाम मार्क मैकक्रेडल ने प्रस्तावित किया। फोर्थ है पीढ़ी जनरेशन जेड के तुरंत बाद आती है। ए बी सी डी में बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए है चिल्ड्रन बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2025 एंड 2039 विल फॉल into this generation. Second, this generation will be influenced by the artificial intelligence, AI and advanced technologies. That term was responsible by Mark M. C. Cradle. Fourth है the generation comes immediately after generation Z. ठीक है, बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जनवरी 25 में आएंगे। ठीक है, ये भी सही है। यह पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और उन्नत तकनीक से प्रभावित होगी। ठीक है, ये भी सही है। इसका नाम मार्क मैकक्रेडल ने प्रस्तावित किया, ये भी सही है। ठीक है, यह पीढ़ी जनरेशन जेड के दौरान बाद आती है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा 74 का? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1, 2 और 3। 74 का आंसर क्या है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना किस सरकार द्वारा घोषित की गई है? द पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना वाज अनाउंस बाय विच गवर्नमेंट? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी पंजाब सरकार, ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। ठीक है, किसके द्वारा है? ये दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना किस सरकार द्वारा घोषित की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, 75 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, कल 76 के हम करवाएंगे। ठीक है, 75 तक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ये क्वेश्चन, ये टेस्ट नंबर 4 था हमारा। ठीक है, ये टेस्ट नंबर क्या था? 4 था, 4A। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए 75 क्वेश्चन इसके। ठीक है, कंप्लीट हो गए। कल हम लेके आएंगे टेस्ट 4 का बी पार्ट। ठीक है, कल बी पार्ट लाएंगे और 75 कल उसमें हम करवा देंगे। ठीक है, इसलिए आपका कल 4 कंप्लीट हो जाएगा और फिर 2 दिन में आपका 5th करवा देंगे। फिर उसके बाद अच्छे से छोटी क्लास लेके आएंगे, कम समय वाली। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट होंगे जीएस में वो सब हम करवा देंगे, ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, जीएस मतलब ही ऑल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब करवा देंगे। ठीक है, इसलिए आप बताइए क्लास कैसी लगी। एक्चुअली बच्चे में कहीं जाना भी है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपको पता है सब्जी वगैरह खाना होता है तो सब्जी सब कुछ लेना भी जाना होता है। ठीक है, तो आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, हाँ ठीक है, जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको वैसे ही देंगे, लेकिन आप जब अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो आपको हम डबल अच्छा देंगे। ठीक है, जैसे कि गुरु की खासियत ही होती है। ठीक है, अपने जो शिष्य होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, जो आप हमारे स्टूडेंट हो। ठीक है, स्टूडेंट, हम एक यूट्यूबर नहीं, हम एक टीचर हैं। ठीक है, हम टीचर हैं तो हमें अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देना होता है। ठीक है, ठीक है, जब तक आप हमसे
जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जब तक हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। फिर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी हम क्लास बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन अब एक्चुअली 1-2 महीने में ऑफलाइन हम पढ़ाने लग जाएंगे, लेकिन हम ऑनलाइन भी क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अब बाकी अपना रिविजन करते रहिए। बताइए क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।